ठीक है. So in the previous lecture we are through with the LR circuit, self induction and everything. So what is left in EMI is called the mutual induction. आज इस पे काम करें. है ना, एक सेल्फ था. सो याद है सेल्फ में क्या होगा? एक मिनट के लिए. सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड सेल्फ इंडक्टेंस क्यों बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस इसके लिए बोलते हैं बिकॉज इसी कॉइल में चेंज होगा करंट. याद आ रहा है? एंड द इफेक्ट और द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इटसेल्फ. म्यूचुअल में क्या होगा? देखो, म्यूचुअल इंडक्शन आज इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग म्यूचुअल में. और आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, मुझे याद दिलाना, और उसको मैं not tomorrow, day after tomorrow we'll discuss. So let's say there is a battery and a rheostat is connected. So rheostat का एक ही काम है, it will just ensure the current is variable. And let's say, so this is coil 1, ठीक है. और इसके विसिनिटी में बच्चे लोग और एक कॉइल रखा है और जिसमें कुछ भी नहीं है. That's just a device, let's say galvanometer, only to show some deflection ताकि हमको पता चले क्या होता है. सबको सेल्फ और म्यूचुअल में डिफरेंस पता चलेगा. सेल्फ और म्यूचुअल क्या डिफरेंस है? द मोमेंट दिस करंट इज टाइम वेरिंग, है ना. मान लो एक करंट वेरिएबल हो गया, क्या इसका कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड इसके बॉडी में घुसने वाला है. टाइम वेरिंग समझे कैसे? आई विल बी मूविंग द रियोस्टेट इधर टुवर्ड्स द बैटरी और अवे फ्रॉम द बैटरी. जितना रियोस्टेट को अंदर लेके जाओगे देखो उतना रेजिस्टेंस छोटा होगा कि ना, उतना उसका टेल बाहर हो रहा है. जितना राइट साइड जाओगे जो भी हो. सो इफ दिस I1 is a function of time, I'll just ensure that by moving the rheostat continuously. So guys, can I say this V1 will also a function of time? So do you understand? यहाँ पे अपने आप कुछ फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? Yes. तो क्या करंट आएगा? Yes. बट ये जो करंट आ रहा है, ठीक है, सो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हुआ, इसमें कॉइल 2 में करंट आएगा कि नहीं आएगा? सबको सेल्फ और म्यूचुअल में डिफरेंस पता चला. ये डिफरेंसेस सेल्फ में खुद ही में करंट आएगा और खुद ही में करंट चेंज होगा एंड द नेट ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड अक्रॉस दैट डिवाइस और दैट कॉइल ओनली. यहाँ पे 1 में करंट चेंज होगा तो 2 में इफेक्ट आएगा. देखो, अच्छा यहाँ पे और एक बात, कोई बच्चा बोलेगा सर 1 में सेल्फ ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा. बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 में करंट चेंज हो रहा है तो 1 में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा. नाउ लेट्स से 2 में कुछ तो करंट प्रोड्यूस हो गया बच्चों, ठीक है. मान लो इसका डायरेक्शन ऐसा है, अरे वो डायरेक्शन तो चेंज होता रहेगा ना डिपेंडिंग ऑन करंट इंक्रीज है कि से B1 है, ये इंक्रीजिंग है. मैं मान लो कोई भी इंस्टेंट में ऐसा ले लिया. अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है. इफ दिस I2 इज आल्सो टाइम वेरिंग, इफ, है ना, ये जो अगर मस्ती कर रहा है, अगर ये I2 भी टाइम वेरिंग हो जाएगा तो क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर घुसने वाला है? तो क्या I2 में जो करंट आएगा उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो खुद में भी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? तो सबको समझ में आ रहा है, कॉइल 2 में दो तरह का ईएमएफ आएगा. दो कैसे? एक तो खुद ही में करंट जा रहा है, कॉइल है बच्चे लोग. अभी समझना, आज मैं एक आध क्वेश्चन करूंगा, एक ही रिंग लूंगा या एक ही स्क्वायर लूप लूंगा, तो इसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा. पूछो क्यों? कोई लोग बोलेंगे सर इसका जो फील्ड है खुद के लिए इंटरनल हो जाएगा. am I making sense? इसके लिए इंटरनल हो जाएगा इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है. बट डू यू अंडरस्टैंड कॉइल में क्या होता है ना? कॉइल में देयर आर मल्टीपल टर्न्स. सो एक टर्न का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा
क्या ये इसको छोड़ के बाकी सबके लिए एक्सटर्नल हो जाएगा? सेम चीज टर्न 2 का सब समझ में आ रहा है? सो डू यू अंडरस्टैंड ये कॉइल 2 में सेल्फ इंड्यूस्ड भी आएगा। सेल्फ क्यों आएगा? बिकॉज जैसे करंट चालू होगा कॉइल है तो बोलेगा मैं अपना खुद का ही मैं प्रोड्यूस करूंगा। यस, म्यूचुअल भी आएगा। अगर ये टाइम बेरिंग हो गया तो क्या इसका मैग्नेट भी इसके बॉडी में घुसने वाला है? यस। तो क्या कोई भी एक टिपिकल टर्न उठाओ उसमें दो दो मैग्नेट भी घुसेंगे? यस, एक खुद का और एक पड़ोसी का। बट अभी हम लोग नेट ईएमएफ नहीं ढूंढ रहे, हम लोग खाली इफेक्ट ऑफ वन ऑन टू एंड इफेक्ट ऑफ टू ऑन वन। बिकॉज ऊपर हेडिंग देखो क्या लिख रहा हूँ, म्यूचुअल। दोनों आएंगे तो क्या करेंगे, दैट ऑल्सो आई एक्सप्लेन टुडे ओनली। सुनाई दिया? पहले म्यूचुअल की मैं बात कर रहा हूँ। तो आगे से प्लीज देखें, मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं एम से। इट्स अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन वगैरह सेम रहेगा सेल्फ इंडक्टेंस जैसे। सबको सेल्फ इंडक्टेंस याद है? सेल्फ इंडक्टेंस को हमने डिनोट किया था एल से, और एल का फॉर्मूला होता है एन फाई बी बाई आई। क्या होता है? एन फाई बी बाई आई। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला होगा, तो प्लीज देख लो। तो म्यूचुअल में भी दो टर्म आते हैं बच्चों लोग, इफेक्ट ऑफ वन ऑन टू और इफेक्ट ऑफ टू ऑन वन। सो प्लीज देखें मैं कैसे लिख रहा हूँ। सो आगे से इसको बोल, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, है ना? ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड है। व्हाट इज M12? सो दिस इज कॉल्ड mutual inductance of, let's say, coil 1 and coil 2। M12 का बच्चे लोग फॉर्मूला ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ। ऊपर का फॉर्मूला देखो, N5B भी आई था। यस सर। M12 में म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 बोला है, तो नंबर ऑफ टर्न्स किसका होगा सर? 1 का। फ्लक्स किसके थ्रू होगा? 1 के थ्रू। करंट लेकिन 1 का नहीं, किसका आएगा? 2 का आएगा। इसको कुछ लोग 512 भी लिखते हैं। व्हाट इज 512? फ्लक्स इन कॉइल 1 ड्यू टू कॉइल 2। सबको समझा कि इसका नाम म्यूचुअल क्यों पड़ा? जैसे मैं अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ तो देखो, ये कॉइल 2 में कुछ भी नहीं है, देयर इज नो बैटरी, नथिंग। सो कॉइल 2 में जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसके लिए कॉज I1 और क्या I2 होगा, I2 था ही नहीं। तो सुनाई दिया? सो कॉइल 2 में जो भी करंट आएगा, जो भी इंड्यूस करंट आएगा, जो भी ईएमएफ आएगा, उसके लिए कॉज क्या होगा? बाजू वाले का करंट जो टाइम वेरिंग है। कोई बोले टाइम वेरिंग नहीं होगा, तो कुछ नहीं, इसमें गोल गोल करंट चलता रहेगा, डेड रहेगा, जैसे फैराडेस लॉ में हम लोग सीखते हैं। सो मैं सेल्फ इंडक्टेंस का और म्यूचुअल में फर्क था, सेल्फ में नंबर ऑफ टर्न्स भी खुद का, फ्लक्स भी खुद का, करंट भी खुद का। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स खुद का, फ्लक्स खुद के थ्रू, लेकिन किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द नेबरिंग वन। और करंट भी किसका होगा? साइड वाले का होगा, क्योंकि नाम है म्यूचुअल। बट मैं आपको ये भी समझाया, कुछ लोग शायद कंफ्यूज होंगे, कि जब भी सेल्फ आएगा म्यूचुअल भी आता है। खुद देख लो, जैसे वो दो कॉइल रहेंगे, कॉइल 1 में सेल्फ भी आएगा। अगर कॉइल 2 में करंट आया और टाइम वेरिंग हो गया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड घुसेगा, तो म्यूचुअल भी आएगा। कॉइल 2 में पहले तो बाहर वाले का फ्लक्स आ रहा था, और जैसे करंट आएगा, क्योंकि कॉइल है, क्या खुद का भी एक ईएमएफ जनरेट होगा? हाँ। बट मैं नेट की बात नहीं कर रहा, ओनली टॉकिंग अबाउट इसका म्यूचुअल। सिमिलरली, अच्छा, जिसको M12 बड़ा अजीब लग रहा है, खाली M1 भी लिख सकते हो बच्चों। सिमिलरली, कोई बोलेगा व्हाट इज M21? सो दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 एंड कॉइल 1। ये दोनों सेम आते हैं। हमने याद है 50 बार हमने प्रूव किया है। कौन सा? जैसे वी हैव डन द केस ऑफ ए पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, याद आ रहा है? तो I1 L1 क्रॉस B2, ये था फोर्स ऑन I1। I2 में क्या था? I2 L2 क्रॉस B1। याद है कैसे म्यूचुअली दोनों सेम होता है, और लेंथ सेम ले लोगे तो ये हमेशा ऐसा होगा कि 1 का इफेक्ट 2 में निकालो या 2 का इफेक्ट 1 में निकालो। तो सो व्हाट इज M21? तो M21 को हम लिखेंगे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ 2। अच्छा, इसको जिसको कंफ्यूजन है खाली M1 लिखो ना, तो समझ में आएगा। M1 में क्या लिखोगे? N1 phi1 by I1 नहीं, I2, बस इतना ध्यान रखना। इधर क्या लिखेंगे? N2
phi21 by I1। इधर I2 को मैं स्पेसिफाई कर तो क्या होगा, so this is current in coil 2। coil 1 पे सर 1 पे कुछ जानने की जरूरत नहीं, current in coil 2। इसको कुछ लोग खाली M2 भी लिखते हैं, सबको याद रहेगा क्या, बहुत ही आसान है। जैसे लास्ट टाइम N5B भी आई था, आज भी ऐसे ही लिखना, खाली I के बदले में दूसरे वाले का करंट लेना, क्योंकि नाम ही म्यूचुअल है। So flux in coil 2 due to coil 1। What is I1? Current in coil 1। Anurag Pandit, Anurag, हाँ सर। what will be the SI unit of mutual inductance? सेम ही होगा ना, हेनरी। सेम ही होगा, है ना, बिल्कुल। हाँ हाँ, सब सुना दे, डायमेंशन भी सेम आएगा बच्चे लोग, बात समझा कर। इधर सोचो ना, तू म्यूट हो जा, है ना। ये डायमेंशन बोलेगा सर ये फ्लक्स 1 का 2 का हमें क्या करना है, करंट किसका भी हो, डायमेंशन बोलेगा मैं तो, है ना, तो इट शेयर्स द सेम डायमेंशन। सबको समझ में आ गया कि अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें। और मैं एक चीज लिख रहा हूँ, कोई मौका मिलेगा तो कभी क्वेश्चन भी करा दूंगा। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट मतलब क्या बोल रहा है, क्या 1 का इफेक्ट 2 पे निकालो, 2 का इफेक्ट 1 पे निकाल, जो निकालो बात से आएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन करके तुमको और आइडिया लग जाएगा मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? ठीक है, लेट्स सॉल्व ए क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। So I'll take a big square loop और उसके पेट के अंदर ठीक है, so I'll give you the sides of both। let's say इसका साइड है A, इसका साइड है B। करंट आपको कुछ भी नहीं दिया है। You'll soon realize, like self-inductance, mutual inductance will also not depend on the current. It will be dependent on क्या expectation हम लोगों का, जैसे self में होता है, capacitance में होता है। It will depend on the medium and the geometrical arrangement, that is A and B. So question क्या पढ़ो? Consider two concentric square loops of side A and B kept as shown in the figure। ठीक है, find the mutual inductance। Find the mutual inductance of the arrangement if A is much smaller than B। थोड़ा आइडिया दूं कि कैसे करोगे बच्चे लोग। इधर में तुम किसी एक को 1 ले लो, किसी एक को 2 ले लो, और तुम्हारे ऊपर बच्चे लोग देखो, इधर तुम M1 निकालो, M2 निकालो, बात तो सेम है। तो मैं कल एक ही चीज छोटा सा पूछने वाला हूँ, भार्गव। हाँ सर। आज कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट होगा? सपोज मैं बाहर वाले को 1 ले लिया, ऐसे लूप 1, और इसको 2 ले लिया। सो आज कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट होगा, 1 का इफेक्ट 2 पे कि 2 का इफेक्ट 1 पे? 2 का इफेक्ट 1 पे। अच्छा, क्यों ऐसा बोल दिया? क्योंकि वो अंदर है ना। बट तू पता है ना, ग्रीन वाले का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो हाँ बाहर, छोड़ो। अच्छा मैं कर लेता हूँ, तुमको शायद आइडिया ही नहीं मिल रहा है भार्गव।
सोम पवार तुम बोलो। सर 1 का इफेक्ट 2 पे लेंगे क्योंकि ए बहुत छोटा है तो थोड़ा तो सेंटर पे, हाँ हाँ सही बोला, बोल बोला आगे। सेंटर पे मतलब उसको एक पॉइंट ही कंसीडर करके हाँ अरे भार्गव, निकाल तो देंगे। पता पंगा पता है क्या बच्चा, इधर देख भार्गव, हाँ तेरे हाँ को एन फाई बाई आई निकालना है। ये फाई के लिए बी इंटू ए करेगा, अगर बी हाँ वेरिएबल हो जाएगा तेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, दिमाग लगाओ। सार्थक कुछ तो आंसर लिखा है, ठीक है, सोनिश भी कुछ लिखा है। वल्लभ हाँ सर। तू आजा। हाँ अच्छा पहला चीज तो, यार मेरा आवाज एको हो रहा है, नहीं मैं तो इसका मतलब मेरा आवाज कैसे सुना लेते हो तुम लोग यार मेरे को। सोम पवार आप आओ। हाँ सर। अच्छा मैं, चलो पहले देखो क्या करोगे मेरे हिसाब से। आई एम गोइंग टू फाइंड M2, M2 मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2। तो क्या लिखेंगे सोम, नंबर ऑफ टर्न्स होगा 2 का, फ्लक्स भी 5 होगा, to 1। है ना, 5 to 1 या 5 2 लिखो। और यहाँ तक समझा क्या। हाँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब लोग समझो रे, जैसे कैपेसिटेंस में कैसे करते थे बच्चे लोग, याद है, 2 कंसेंट्रिक आपको स्फीयर या शेल देगा, खाली रेडियस देके छोड़ देता था, आपको चार्ज देता था क्या सोम, नहीं देता था ना। हम लोग क्या नहीं। करते थे, अपने मन से प्लस क्यू माइनस क्यू लेके पोटेंशियल डिफरेंस निकालते थे, फिर वी को लिखते थे क्यू बाई सी, फिर क्यू क्यू कटता था। आर यू अंडरस्टैंडिंग, आपको बिल्ड करना है शुरू से। तो मैं आई थिंक सोम ने बता दिया कि ये सही बोला। सर आप बाहर में आज करंट लोगे, इट विल बी कन्वीनियंट टू कैलकुलेट द फ्लक्स। अभी बाहर का वाले के वजह से फ्लक्स कहां पे निकालूंगा, ग्रीन वाले में। सोम इतना समझा। हाँ अच्छा अब मेरे को सोम एक ही चीज बताना, यहाँ पे N2 तो 1 है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं, है ना। हाँ और आपको ये ग्रीन वाले में, ये बच्चे लोग, ये ग्रीन वाले में आपको करंट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें फ्री का ईएमएफ इंड्यूस होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज I1 का कितना होगा फील्ड, इसका I1 का विचार। 4। हाँ खाली मैं 2 मिनट लिख लेते। ये 5 2 मतलब फ्लक्स थ्रू लूप 2 इन माय डायग्राम, मैं अपना नोटेशन यूज करूं, 1 2 से कुछ मतलब नहीं है। तो 5 2 के बदले में क्या लिखेंगे रे, एरिया किसका होगा रे सोहम, छोटे वाले का A² छोटे वाले का। और मैग्नेटिक फील्ड लेकिन किसका होगा, बाहर का। बाहर का। सबको ये लाइन समझा क्या। और कॉस जीरो क्यों है बच्चों, देखो कभी कभी वो टिल्ट करके रखेगा, तो संभाल के डालना, आज जीरो क्यों है। आई होप ऑल ऑफ अंडरस्टूड। अगर आपने I1 को क्लॉकवाइज ले लिया, वो भाई लोग I1 को क्लॉकवाइज ले लिया, तो क्या इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन डायरेक्टेड होगा, ये तरह B1 का डायरेक्शन होगा। समझा कि नहीं समझा सोहम, है हाँ ना। सर। B1 का हर जगह रहेगा, बट मैं आई एम ओनली इंटरेस्टेड फॉर ये। भार्गव समझा उल्टे में क्या होगा, वो बालक उल्टे में ये हाँ ग्रीन, ये ग्रीन वाले का आउटसाइड पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड तो डी का फंक्शन है, तो तेरे को फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सोच। क्योंकि ये हाँ बड़े वाले का यहाँ भी एरिया है, या ऐसा स्ट्रिप ले लेके टाइम लगेगा, इसके लिए मैं हाँ बोलता हूँ मैं उल्टा कर रहा हूँ। ठीक है तुम लोग को जाओ, सोम तू आजा, बिल्कुल सही बोला, खाली B1 का वैल्यू बता दे कितना होगा। तो B1 का 4 टाइम्स हाँ म्यू नॉट I बाय √2 B आएगा। और तो वो cos θ1 प्लस cos। वेरी गुड। देखो क्या बोला है ना सोम बच्चों, देखो रे, एक स्ट्रेट वायर का हम लोग निकाल देते हैं। देखो इसमें फिर वही होता है, आपको बोला था जिसको मैग्नेटिक फील्ड भी वीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन में अटक जाओगे। तो मैं सेंटर पे ना बच्चे लोग, सेंटर पे एक ब्रांच का मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ, ऐसा करूँ, एकदम प्यार से कर रहा हूँ। देखो ये गैप तुम्हारा हो जाएगा B/2, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, ये भी एंगल 45 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अच्छा मैंने जो क्लास में कराया था, बच्चे लोग, मैंने जो क्लास में मैंने जो क्लास में कराया था, उसमें आंसर 0 क्यों आते याद है, स्क्वायर का। तो हम इसके लिए, क्योंकि बाहर से करंट आ रहा था, एक स्क्वायर वाला क्वेश्चन हाँ करा था, लोग कंफ्यूज होते हैं बहुत, पता नहीं इंडिया में।
अबे वो बाहर से आ रहा था, आज ये करंट I1 गोल गोल घूम रहा है, तो तेरा कैमरा ऑन है मेरा, देखते रहो। तो लेफ्ट वाला का भी इनटू द प्लेन, ऊपर का भी इनटू द प्लेन, सबका इनटू 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 आ रहा है, तो मैं एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। बट ये तो सेंटर पे आएगा, सब ध्यान से सुनना, ये सेंटर पे आएगा, पूरे बॉडी में उतना नहीं रहेगा। बट यहाँ पे मैं इस कंडीशन का फायदा उठा रहा हूँ, आगे से ऐसे ही आपको दिया होगा, नहीं तो कितना इंटीग्रेशन करोगे हर बार, नहीं तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्यों फ्लक्स कैसे निकालेगा बेटे। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, सोचो, आपको कोई भी इनोवेटिव क्वेश्चन दे सकता है, अल्सर नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स इनटू करंट इन वन, तो आपने मुझसे कुछ भी करंट ले लिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी ले लो, क्या मैं उसका फील्ड निकाल दूंगा सेंटर पे। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप 1, मैं एट द सेंटर बोल रहा हूँ, इसी के लिए भार्गव जो सवाल पूछा था, नाउ विल अंडरस्टैंड कि ये वाला कन्वीनियंट है, बिकॉज साइज बहुत छोटू सा है, मैं बोलूंगा सर प्लीज माफ करो, ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन B1 का वैल्यू कितना होगा, एक का लिख दूं मैं, यूनिट आई बाय 4 पाई d into cos थीटा 1 plus cos थीटा 2 फाइनाइट वर्क है इनटू 4, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं सोम। तो मैं क्या लिख रहा हूँ प्लीज देखें, तो B1 आई एम ऑलमोस्ट थ्रू, हो गया, B1 का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट I1, ओ बच्चे लोग I1 क्यों, अरे अंदर करंट है ही नहीं, बाहर का ही करंट है, वो फ्री का खा रहा है, तो म्यू नॉट I1 by 4 pi d into cos 45 plus cos 45 होल into 4, 4 समझा क्यों, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, चार ब्रांच, ये 4 4 कटेगा, सो इट इज म्यू नॉट I1 by pi d, ये 1 by रूट 2, सोम इतने आ रहा है ना। हाँ, तो देखो अब क्या मेरे को B1 मिल गया, ये सर ये मेरा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है, बस डाल दो और क्या, तो मुझे पहले फाई 2 निकालने दो, तो फाई 2 इज B1 into A2, व्हाट इज फाई 2, ये एंगल कभी कभी 90 हो जाता है बच्चे लोग, नहीं समझे, मतलब तेरा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा और एक रिंग को परपेंडिकुलर रखा है, तो फिर कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा, पूछो क्यों, बोले सर फ्लक्स ही नहीं पास कर रहा है, दोनों में चक्कर ही नहीं चलेगा, क्या म्यूचुअल इंडक्शन, तो ये एंगल को ग्रांटेड मत लेना, यूजुअली इट इज जीरो, यूजुअली, बट please be attentive while solving. So it is root 2 mu naught I1 by pi d into area, मैं एरिया को डायरेक्टली ए स्क्वायर लिख दिया, थोड़ा चीटिंग है लेकिन चलता है, बस खत्म हो गया। तो व्हाट विल बी योर M2 फॉर इक्वेशन 1 देखो, सो M2 वाज N2 phi 2 by I1, so it will be root 2 mu naught I1 a square by pi d by I1. Look how beautifully I1 got cancelled. It should be, it should be. So तेरा जो म्यूचुअल इंडक्शन, अब M2 M1 जो लिखा लोगों बात सेम है, so it is root 2 mu naught a square, एक B कहाँ चला गया बे अपना, फिर वो D को B by 2 डालने का है। अच्छा 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 इधर, अच्छा वही बोला, मेरा B तो आ नहीं रहा है, ये D जो था ये B by 2, हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया बच्चे लोग। ये सोम पवार तेरे को पूछा मैं तो बोला नहीं है, आपने डी लिखा था, ठीक है, तो इसको 2√2 कर दिया, क्योंकि पता है मैं क्यों लास्ट में बी को मिस किया, क्योंकि पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक फीचर है क्या, ये थोड़ा तेरा लेगा, थोड़ा मेरा लेगा और कुछ कचरा आएगा, याद है सेल्फ में, जैसे मैंने बच्चों को पूछा था सोम पाठक को, कौन सा म्यू नॉट एन स्क्वायर, तो याद है कि इंटू एल ए बोला, तो उसमें सब खुद का था, क्यों सेल्फ है, यहाँ पे तो कितना ब्यूटीफुली क्या टर्म पिक कर रहा है, 2√2 mu naught a square by pi into b. So as expected, guys, as expected, like self-inductance or capacitance, mutual inductance also depends on the geometrical arrangement and the medium. तो मैं वही लिख रहा हूँ, तो ये याद रखना ताकि एग्जाम में क्रॉस चेक करने की तुमको एक मौका और मिलता है, एक तो डायमेंशन और यू नो क्या टर्म्स आएंगे। सो देखो कितना ब्यूटीफुली ये दोनों का फीचर ले लिया है ना माँ बाप जैसे, एक ए का और एक बी का। So I'm just making a note of this feature, like self inductance
mutual inductance also depends only on the medium and the geometrical arrangement, है ना। और 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट करो तुम लोग, और एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा इसके बाद, और उसको आपको मैं 2 दिन टाइम दूंगा सोच के आने के लिए, आपको आइडिया ही नहीं मिलेगा where to start। इसको डाउट है पूछ लो। वरुण, हाँ सर, समझ में आया क्या तेरे को ये? थोड़ा थोड़ा अच्छा, अरे तूने डेफिनेशन नहीं पढ़ा लिखूंगा इसलिए। तो समझ जाएगा। हाँ हाँ, सब लोग सुनो, आज बहुत सिंपल एक ही चीज बोल रहा हूँ वरुण, म्यूचुअल और सेल्फ में क्या है, सेल्फ में n phi by i होता है सब कुछ का, म्यूचुअल में अगर तुम नंबर ऑफ टर्न्स 2 का लेगा, फ्लक्स 2 का लेगा, करंट किसका लेगा 1 का, या उल्टा भी कर सकता है, 2 में करंट लेके 1 में इंपैक्ट निकल, या 1 में करंट लेके 2 में, तभी तो नाम उसका म्यूचुअल पड़ गया कि एक दूसरे को कितना वो लोग अफेक्ट कर दें। तो मैंने अपने मन से बाहर करंट, सब लोग एक बार देख लो रे, मैं अपने मन से बाहर करंट i1 ले लिया, तुम उल्टा भी कर सकते हो, बट i1 इज कन्वीनियंट, क्यों? बिकॉज ये जो a है वो अंदर छोटू सा है, तो मेरे को फ्लक्स के लिए शायद इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, सो आई एम जस्ट अवॉइडिंग दैट। डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी, और 1 2 आई नॉट जो लेना ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कटने वाला है। तो अभी वरुण समझा, ग्रीन वाले का नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, उसको उड़ा दिया, सर। है ना। phi 2 मतलब फ्लक्स इन 2 बिकॉज ऑफ व्हाट, अरे 2 में कुछ भी नहीं है, जो भी 1 है उधार कर देना। तो मैं लिखा फ्लक्स इन 2 को लिखा, एरिया तो 2 का होगा, कुछ सोचो, अगर मेरे बॉडी के थ्रू फ्लक्स जाएगा तो एरिया तो मेरा होगा, फील्ड होगा पड़ोसी का, दैट इज B1। अभी B1 का वैल्यू कैसे निकालूं सर, ये तो एक फाइनाइट, 4 फाइनाइट वायर है, तो बस ये तो आगे आपको पता होगा। सो दिस इज म्यू नॉट I1 by 4 pi d cos 45 plus cos 45 into 4 करके B1 निकाल दिया उसको। अच्छा, फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन करना चाहिए वरुण, क्यों? बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, बट बिकॉज द साइज इज वेरी टाइनी, छोटू का अंदर का, हमने डायरेक्टली जो सेंटर पे, आई जस्ट अज्यूम जो पर्पल वाला आपको शेड किया है कलर, तो उतने में हर जगह बी का वैल्यू ऑलमोस्ट उतना है करके मैंने I1 से डिवाइड कर दिया, खत्म। ठीक है बच्चों को, अभी और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करो, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है आपको, आप आसान। आप रिंग के अंदर क्या बोलते हो, स्क्वायर भी रख सकते हो, और रिंग के अंदर रिंग भी रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना, मैं कुछ भी ले रहा हूँ केस। एक का रेडियस R1 दिया है, और इसका रेडियस R2 दिया है, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन सबको सुना दिया था, कंसीडर टू कंसेंट। अच्छा, करंट तुम जिधर लेके जिसका निकालो, करंट वरेंट नहीं देगा, करंट चाहिए भी नहीं, कटेगा, लेकिन डू यू नीड द करंट टू एस्टैब्लिश द मैग्नेटिक फील्ड? यस। तो जैसे कैपेसिटर में किए थे, अपने मन से करंट लेके सॉल्व करो, ठीक है। कंसीडर टू कंसेंट्रिक रिंग्स of radius R1 and R2 respectively. Find the mutual inductance of the arrangement. अच्छा, म्यूचुअल के लिए हमेशा ग्रुप चाहिए, कॉमन सेंस है ना, बिकॉज म्यूचुअल है, मैं खुद पे इम्पैक्ट कर सकता हूँ, बट वो तो सेल्फ हो जाएगा, अभी खाली म्यूचुअल की बात चल रही है। Find the mutual inductance of the arrangement if R1 is much smaller than R2. So guys, I'm expecting the answer in terms of R1 and R2 and some constants of course. जल्दी करो, फट से हो जाएगा।
काफी लोगों का आंसर आ गया। आर्यन पवार, हाँ सर। चल तू लीड ले। हाँ हाँ बोल, सर आज 1 का 2 पे लेंगे, है ना। मैं बाहर वाले का R2 दिया तो बाहर वाले के पास 2 लेते हैं। ओ अच्छा भाई हाँ साहब, हाँ सर हाँ। नहीं कोई बात नहीं, सॉरी बात नहीं, नहीं तो फिर खचरा खचरा एक ही नोटेशन करो ना, है ना, ताकि जो 1 है 1। ओके, तो आज हम लोग बच्चे लोग 2 का इफेक्ट 1 पे लेंगे, कारण वही है ना आर्यन। हाँ हाँ तो मुझे बताओ, लूप 2 में करंट I2 ले लिया, I2 सो व्हाट विल बी M1 मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 N1 हाँ N1 5 by I2 I2, ठीक है। 5 को क्या लिखेगा बच्चा, B1 फिर से B1 लिख दिया, सॉरी थप्पड़ मारो मत। B2 A1 हाँ हाँ बराबर B2 तो सुना दिया 5 मतलब फ्लक्स थ्रू 1, तो एरिया होगा 1 का, फील्ड होगा 2 का। 1 पे कुछ है ही नहीं ना बच्चा, फील्ड हाँ नहीं सो जैसे इसका जो I2 का फील्ड है, आज फिर से मैंने क्लॉकवाइज ले लिया। सो डू यू अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ दिस I2 देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू आउट like this, because I'm taking clockwise, so this is B2 मतलब फील्ड ड्यू टू करंट 2, तो इसका कुछ पार्ट तो इस अंदर वाले रिंग के थ्रू पास करेगा। इसको फिर से इंटीग्रेशन करना चाहिए, बट हम लोग चालाक है। हाँ, अब B2 का वैल्यू बताओ कितना होगा। mu naught I2 by 2 R2 वेरी गुड, सबको याद है। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लूप, सेंटर। तो कोई बोले से तो सेंटर का है, मैं बोले छोड़ रहे, साइज बहुत छोटा है, तो जो सेंटर पे होगा ऑलमोस्ट वही होगा, इनटू एरिया में कितना लिखेगा by आर्यन, R1 square खत्म, है ना। N1 तो 1 था, हाँ और कुछ करना है तो म्यूट हो जा, अब आगे मैं कर लूंगा। सो M1 का वैल्यू हो जाएगा N1, तो कितना आसान है ये, 2-4 करोगे तो अभी तुम बोलो सर अब आगे तो हम लोग कर लेंगे ऐसा। सो N1 को डाला 1, अब 5 को डाला म्यू नॉट I2 by 2 R2 into pi R1 square by I1, सॉरी I2 जो भी है ना, I2 कैंसिल होगा, so as expected guys, please see, as expected it is depending only on medium and दोनों का, है ना, मतलब थोड़ा फर्स्ट का इफेक्ट है, थोड़ा सेकंड का है फीचर। जिसको डाउट है पूछ लो, आई होप सबका आंसर। आर्यन नहीं रहे, याद क्यों रखेगा, बट मरेगा कि कुछ मत याद रखो। आर्यन कोरे थोड़ा अनम्यूट होना, सर एग्जाम में कर लेगा ना 2 मिनट में। हाँ इसे मेरे को लगा वो याद रखना है नहीं फॉर्मूला। नहीं नहीं नहीं, ये न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, फॉर्मूला कहाँ। नेक्स्ट, अब पता है क्या करूंगा, एक फिर से एक अरेंजमेंट दूंगा और आपको कुछ पूछने वाला हूँ। तो अरेंजमेंट इस प्रकार है, एक बड़ा सोलिनॉइड है, ठीक है, और उसके पेट के अंदर सेंट्रल पार्ट में एक छोटा सोलिनॉइड, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है म्यूचुअल पे, कितना कराऊं। तो कंसीडर a small solenoid kept on the central axis of a big solenoid, ठीक है। चलो आज शो, तो आपको मैं कुछ डेटा दे दूंगा, बड़े का छोटे का, और आपको कुछ तो निकालना है, कुछ तो मतलब वही। फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, है ना। डेटा देता हूँ क्योंकि डेटा ही चाहिए आपको, है ना। कौन सा करंट वरेंट नहीं चाहिए, करंट जो लोग कटने वाला है। तो आपको मैं बिग सोलिनॉइड का कुछ डेटा दे रहा हूँ। So I'm writing N1 is number of turns per length
और A1 is the area of each loop. ये किसका है? बड़े का। और जो स्मॉल सोलिनॉइड है इसका भी डेटा दे रहा हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, है ना। N2 is number of turns per length, A2 is area of each loop, and L2 is the length of the solenoid. ट्राई करोगे, जिसका हो जाएगा डन लिख देना मुझे। तो खुद ही चालाक हो, अब बताओ किसका इफेक्ट किसमें निकल, सोचो। और आपको मेन है, देखो फ्लक्स निकालना पड़ेगा, मेन वही चीज है। मेन आपको फ्लक्स निकालना पड़ेगा। सार्थक, वल्लभ, चिन्मय, सोनेश, चिन्मय। हाँ सर। हाँ, बता क्या किया, किसका इफेक्ट किस पे निकाला? मतलब बड़े वाले सोलिनॉइड का इफेक्ट छोटे पे निकाल दिया, है ना, सो दैट विल बी कन्वीनियंट। तो बड़े वाले में करंट कुछ तो ले लेते हैं बच्चा, है ना। I1 सॉरी बड़े वाला, हाँ 1 लिया है। I1। तो सब ये 1 2 से कुछ मतलब नहीं, तुम ही कंफ्यूज हो गए, इसलिए एक को 1 1 पकड़ो, को 2 2 पकड़ो, तुम्हारे लिए कन्वीनियंट होगा। ऑल्दो इफेक्ट क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ, तो हम लोग भी क्या करेंगे, देख, लेट्स सो वी गोइंग टू फाइंड आउट M2, है ना। हाँ सर। M2 मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 ड्यू टू 1, सो इट विल बी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ 2 और 1। 2। वेरी गुड। इतना सबको कॉमन सेंस है कि अभी तेरे बॉडी में ये फ्लक्स पास कर रहा है। अच्छा देखो रे, क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होएगा, किसका, बुढ़ो का, ऐसा जा रहा है। जिनमें इसका फायदा क्या होगा, बिकॉज ये B1 इज यूनिफॉर्म, हाँ कि ना। हाँ। यस। तो सुनाई दे बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके नंबर ऑफ टर्न्स में 2 का लूंगा क्योंकि 2 में, और फ्लक्स भी 2 का, करंट I1। का। अच्छा, अभी N2 का वैल्यू बता दे कितना होगा। N2 स्मॉल N2 L2। वेरी गुड। ए भाई लोग, सबको इतना समझ में आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 2, कॉइल 2 मेरा नीचे अंदर वाला कॉइल 2 है, ये मेरा कॉइल 2 है। सो इट विल बी, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स, इट विल बी नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ इनटू लेंथ। वेरी गुड, ये हो गया तेरा, क्या लिखना, कॉइल 2। हाँ आगे बोल। सर फाई 2 फिर हो जाएगा B1 कैपिटल A2, और B1 हो जाएगा म्यू नॉट N1 I1। वेरी गुड, ये सबको समझा। B1 मतलब बुढ़ो का फील्ड। सो डू रिमेम्बर, तो सोलिनॉइड का जो फील्ड होता है सेंटर पार्ट में, इट इज म्यू नॉट Ni इनटू एरिया को तो मैं A2 लिख दूंगा, हाँ कि ना। जो सोच रहे सर इतने सारे टर्न से इनटू n होगा, तो ऑलरेडी n डाल दिया ना भाई इधर, और कितने में डालेगा। उसको लग रहा है सर ये तो एक के थ्रू फ्लक्स हो गया, सेकंड के थ्रू और थर्ड, तो तभी तो n मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जिनमें समझा इतना, तो तेरा हाँ सर। कितना मिल गया M2 को वैल्यू दे, it will be N2 into L2 into mu naught into N1 into I1 into A2 by I1। तो I1 हो गया कैंसल। मैं M2 को M लिख देता हूँ लास्ट में, क्योंकि सब सेम है। तो कितना बचा रे, म्यू नॉट N1 N2 L2 A2, हाँ कि ना। हाँ सर। तो म्यूट हो जाए, ये आंसर है, म्यू नॉट N1 N2 L2 A2। जिसको डाउट है प्लीज पूछो, आई एम कन्विंस्ड। क्लियर हो गया? ओके बच्चों लोग, इसी में पता है ये जो अपना म्यूचुअल इंडक्शन आया, तो एक लोग जनरली एक फॉर्मूला लिखते हैं, वो कहाँ से हिम्मत आया, ये हो गया क्या। सो पता है सेल्फ इंडक्टेंस, जिनमें तो ये बताना कितना होता है सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस। म्यू नॉट N स्क्वायर LA, तो फिर इसका म्यू नॉट N2 स्क्वायर L2 A2।
है ना, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल मैं से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सब लोग देखो रे, इधर तर एल प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर को, इधर एम प्रोपोर्शनल है एन वन एन टू को। मेन तो ये है, ये एल टू एल टू ए टू हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। ये देखो, या जो चिन्मय बोल रहा है कि ये एन टू स्क्वायर हो जाता, तो गाइस इससे कंपेयर करके क्या मैं ऐसा बोल सकता था, सो जनरली देखो एक फॉर्मूला होता है, ये एक्चुअली मेंस में कभी कोई पूछ लेते हैं, इसको याद रखो। सो जनरली इफ L1 is self inductance of coil 1, ठीक है, and L2 is self inductance of coil 2, तो लोग बोलते हैं M का वैल्यू होता है K इंटू रूट ऑफ L1 L2। K मतलब ये सारे कांस्टेंट आ जाएंगे। ये लाइन सबको समझा क्या? K क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोलते हैं। I'll tell you उसका वैल्यू कितना होता है। आई होप ऑल ऑफ अंडरस्टूड। कहां से आइडिया मिला? प्लीज देखो ना, m इज प्रोपोर्शनल टू n1 इंटू n2। क्या n1 को मैं रूट l1 लिख सकता हूँ? बच्चे लोग कहां से हिम्मत हुआ? देखो इधर l इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, सो कहने से n1 इज प्रोपोर्शनल टू रूट l1, n2 इज प्रोपोर्शनल टू रूट l2। तो लोग जनरली बोलते हैं, और यही तो हम लोग बार बार देख रहे हैं ना कि म्यूचुअल में थोड़ा फीचर तेरा थोड़ा उसका, हमेशा अंदर का बाहर का, अंदर का बाहर का होना ही चाहिए, बिकॉज तभी तो लोगों को समझेगा ये तो दोनों का है ना, दोनों का शेयरिंग चल रहा है। बिल्कुल, तभी तो म्यूचुअल है। उसमें करंट तेरा होगा बट एरिया तो मेरा होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड तेरा होगा, एरिया मेरा होगा, तो उसमें दोनों का फीचर आना ही है, तभी तो म्यूचुअल शेयरिंग चलेगा। ये के का वैल्यू बच्चे लोग, ये के का वैल्यू इट चेंजेस फ्रॉम 0 to 1। सो इसमें पता है बहुत सारा अरेंजमेंट है, प्लीज देख लो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो अभी कराया ना, क्या ये बेस्ट अरेंजमेंट है? बेस्ट क्यों? डू यू अंडरस्टैंड? जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थे कॉइल 1 का और कॉइल 2 का, जो भी मैक्सिमम एरिया था, क्या पूरा फील्ड लाइन उसके थ्रू पास कर रहे हैं? तो भाई लोग इधर जो जीरो को हम लोग ग्रांटेड ले रहे हैं, ये वाला पार्ट है। इसी को अभी आपको मैं समझाता हूँ कि के का वैल्यू कैसे रखोगे उससे भी फर्क पड़ता है। एक बार देखना, नहीं समझेगा तो पूछना। ये के का नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। मान लो ऐसा कॉइल है अभी जो हमने किया था, और उसके अंदर एक कॉइल ऐसा रखा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे थीटा, क्या के का वैल्यू 1 हो जाएगा हाईएस्ट? क्यों सर? ये पर्पल वाले का जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या पूरा ब्लू वाले के अंदर पास कर, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ फ्लक्स में, ठीक है। अच्छा, अभी इसी में मैं और एक डायग्राम ड्रॉ करूँ, विल अंडरस्टैंड नाउ। सपोज ये तरह बड़ा कॉइल था और मैं छोटा कॉइल को एक एंगल पे रख रहा हूँ बच्चे लोग, एंगल पे। तो अभी समझो क्या होगा। तेरा फील्ड लाइंस तो ऐसा था बच्चे लोग, हाँ कि ना? किसका? बाहर वाले का। क्या इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसा आ रहा है? सारे लूप्स का सोच के हाँ बोलना। क्या कुछ थीटा बीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मान लो ये थीटा मान लो 60 डिग्री होता, लेट्स से, और ये वाला मैं क्वेश्चन करता, बच्चे लोग समझो, क्या इधर cos 60 लिखता? यस। तो एक 1/2 1/2 1/2 का फैक्टर आता कि नहीं आता? तो m कम हो गया कि नहीं कम हो गया? अरे कम हो जाएगा ना। तो इस अरेंजमेंट के लिए तो लोग बोलते हैं जो k का वैल्यू ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। मान लो एक डिसअपॉइंटिंग स्टाइल से रखा, कैसे? ये कॉइल तो ऐसा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ कोर्स है ना एक्सियल रहेगा, एरो आगे पीछे जो भी रहेगा मैं आगे ले रहा हूं। और जो दूसरा कॉइल में इंडक्शन होने वाला था, उस कॉइल को मैं ऐसा लिखा, ये जो छोटा वाला कॉइल था ऐसा। अब बताओ, कुछ होने वाला ही नहीं है। क्यों सर? इसका जो एरिया वेक्टर है वो तो परपेंडिकुलर है, यही मैं बोल रहा था बार बार थीटा को। सो क्या इधर के का वैल्यू 0 हो जाएगा? क्यों? तुम बोले सर काय क्या म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों में चक्कर ही नहीं चल रहा है, तो कहां से इंडक्शन होगा? सबको समझा क्या मैं क्या बोल रहा है रे? So the orientation or the angle also matters between B and A। कैसा एंगल है, क्या है, पता नहीं। ठीक हो गया? ठीक है, फटाफट कॉपी करो। So this K is called coefficient of coupling।
ये जो हमने किया ये हाईएस्ट वैल्यू, बात समझा करो, बिकॉज जो तेरा मैग्नेटिक फील्ड था फर्स्ट का और जितना भी उसको एरिया था ये पूरा मैक्सिमम कैच कर पा रहा है। सो लोग बोलते हैं ये बेस्ट कपलिंग है, ये थर्ड वाला वर्स्ट है, दिस इज इंटरमीडिएट। ओके, नाउ गाइस लेट्स स्टार्ट विद series connection of inductors. So याद है हमने रेजिस्टर्स का सीरीज कनेक्शन किए थे, कैपेसिटर का किए थे, ये इंडक्टर का सीरीज कनेक्शन होगा। कैसे करेंगे प्लीज देखो। तो हम लोग करना क्या चाहते हैं बच्चे लोग, जैसे रेजिस्टर का इफ यू रिमेंबर द आर इफेक्टिव वाज R1 + R2 व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, पैरेलल में 1/R करते हैं, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्या आएगा मतलब फॉर्मूला। सो लेट्स कंसीडर टू इंडक्टर्स they are connected in series, means there is only one path for the current to flow between L1 and L2. Cool? अच्छा, इतना सबको समझ में आता है कि this current has to be a function of time. क्यों? अबे नहीं तो इंडक्टर कुछ काम करेगा क्या? नहीं ना, it will behave as a normal conducting wire, कुछ additional potential drop create नहीं होगा। क्लियर हो गया? अगर करंट कांस्टेंट होगा तो सादा वायर जैसे बन जाएगा। Let's assume the current is increasing. Let's say. So do you understand? पहला वाला बंदा भी अपोज करेगा, सेकेंड वाला बंदा भी अपोज करेगा। तो what will be delta V across these two? Guys, can I say it is EL1 plus EL2? कोई बोलेगा मैं अगर यहाँ से यहाँ जाऊं, अरे दोनों माइनस आएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। सो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस L1 di/dt या L1 di/dt प्लस L2 di/dt। सबको यहाँ तक समझा क्या? कोई बोलेगा सर अगर मैं अगेंस्ट तो EMF जाऊं, अबे दोनों माइनस आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ये जो डेल्टा V का वैल्यू आया, इज इट L1 plus L2 into di/dt। कोई बोला I क्यों सेम रखा? अरे पागल, I सेम ही रहेगा। नाउ ये इफेक्टिव का मतलब समझे थे आप लोग? अभी मेरा क्या मूड था, सर इन दोनों को हटा के जो ड्रामा चल रहा है मेरे को एक ही इंडक्टर रखना है। मतलब बढ़िया है, अगर एक ही इंडक्टर रखता तो आंसर होता सिंपली L di/dt। अच्छा, जिसको माइनस से कंफ्यूजन हो रहा है बच्चे लोग, तुमको लग रहा है तो मैं माइनस भी ले लेता हूँ, जिसको लग रहा है सर आप तो ऐसा जा रहे हो तो कर लो ना, ये भी माइनस है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे लोग। ये भी करता हूँ, देखो जो जो लिख लिया, ये माइनस है, ये भी माइनस हो जाएगा बस ना। अरे माइनस कॉमन लेके बीच में तो प्लस ही आएगा बच्चे लोग। और जो तुम दूसरा इंडक्टर लगाओगे उसमें भी माइनस आ जाएगा, बिकॉज तुम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो। am I making sense? अगर तुम लेफ्ट टू राइट जाओगे ये दोनों भी माइनस है, तो जो बड़ा वाला भी माइनस आएगा, या राइट टू लेफ्ट जाओगे तीनों में प्लस आएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इन केस कोई बोलेगा वो माइनस नहीं लिया तो सब माइनस आ जाएगा। तो कंपेयर करके व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस, व्हाट इज L इफेक्टिव। याद रखना आसान है सब लोग, प्लीज हाँ बोलना, इसको याद रखना। आर्यन कोरे, इसको याद रखना कि इंडक्टर बिहेव एज रेजिस्टेंस। जो अच्छा ब्रैकेट में क्या लिखा है, नॉट बाय टेकिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू कंसीडरेशन। सुनाई दिया? अगर म्यूचुअल लोगे, वो बच्चे लोग म्यूचुअल लोगे तो क्या करो बता रहा हूं, एक रूल है, इफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके लिए पता है तुम लोगों को ना एग्जाम में स्पेसिफाई करता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस लेना है कि नहीं लेना है। तो कुछ लोग समझ नहीं पाते क्यों ऐसा लिखा होता है, कुछ सोचो रे बच्चे लोग, इधर देखो, जस्ट इमेजिन इफ दिस आई इज टाइम वेरिंग, कि L1 में दो आएगा, एक सेल्फ भी आएगा, सब ध्यान से सुनना, सेल्फ भी आएगा, बट इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या 2 के अंदर भी घुसने वाला है? सोच के हाँ बोलो यस।
वेल सर इसका मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। यस सर। अभी 2 वाला बंदा क्या बोलेगा, सर मेरे में जो करंट जा रहा है खुद में तो आएगा क्योंकि कॉइल है और नहीं है, कॉइल है, लेकिन मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड L1 में भी घुसने वाला है, तो क्या उसमें भी एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? यस सर। अच्छा ये सब्जेक्ट दोनों का ईएमएफ का डायरेक्शन सेम होगा, क्यों? अरे करंट इंक्रीजिंग है, ओ बच्चे लोग बात समझा करो, इधर अगर करंट इंक्रीजिंग है तभी तो हमने यूएल को अपोजिट किया, तो करंट इंक्रीजिंग है तो इसका जो बी घुसेगा L1 का इसके अंदर, क्या वो भी इंक्रीजिंग होगा? हाँ बोलो। तो क्या उसका ईएमएफ उसको अपोज करेगा? सबको समझा कि नहीं समझा कि करंट अगर इंक्रीजिंग होगा, ये तो EL1 अपोज किया, और हम ट्राइंग टू टेल यू इसका इसका बी भी इसके अंदर इंक्रीजिंग होगा, तो क्या इसका जो E2 आएगा वो भी अपोज करेगा? सेम चीज। ये अगर करंट इंक्रीजिंग है तो बात समझा करो, L और M का डायरेक्शन सेम होगा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ पढ़ो, if mutual inductance is taken into consideration and current is flowing in same direction in both the coils, सीरीज में सेम ही डायरेक्शन में करंट जाएगा ना, flowing in same direction in both the coils, just replace L1 by L1 plus M and replace L2, M1 M2 तो सेम होता है बच्चों, and replace L2 by L2 plus M। अभी सबको समझा क्या? आप M का इक्वेशन क्या लिखते हो? ऐसे लिखते हो ना, N2 phi2 by I1, हाँ कि ना? सो डू अंडरस्टैंड, एज I1 I2 सेम होगा भाई, दोनों में सेम करंट जाएंगे तो वो सब कॉमन जाके आपको खाली इतना याद रखो कि तो आपको L इफेक्टिव का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों लोग इन दिस केस? सो इन दिस केस L effective will be L1 plus L2 plus 2। ये कब? अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस को लोगे। सो एग्जाम में एक तो ऑप्शन देके समझ सकते हो, एग्जाम में यूजुअली म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं लेता है, तो अब स्पेसिफाई करता है कि लेना है कि नहीं लेना है। ये सबको समझा ना, प्लस क्यों कर रहे हैं? बहुत सिंपल है, सबका डायरेक्शन सेम आ जाएगा, खुद देख लो। इफ दिस करंट इज डिक्रीजिंग तो EL भी सपोर्ट करेगा, हाँ क्या ना? और सोचो जो L1 का B आएगा राइट साइड, वो भी डिक्रीजिंग होगा, तो उसका जो EMF इंड्यूस होगा किसका? 2 में, बिकॉज ऑफ 1, वो भी सपोर्ट करेगा कि अरे मेरा फ्लक्स कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली तो वही लिखा सबने कि सर वो क्या लिखा कि जब भी ऐसा है तो L1 को L1 प्लस M, L2 को L2 प्लस M, तो L1 प्लस L2 प्लस 2M। ठीक है, अब आ जाओ पैरेलल कनेक्शन। सो आपको याद रखना आसान है क्या बच्चे लोग? दे आर बिहेविंग लाइक रेजिस्टर्स। पैरेलल कनेक्शन इसमें एक बार देखते हैं कैसा। So I'm keeping 2 inductors connected in parallel। कुछ तो करंट आ रहा होगा बच्चों यहाँ से आई, और यहाँ से कुछ करंट जा रहा है। पैरेलल समझे कैसे, है ना, कि दोनों का अपर एंड और लोअर एंड। सो लेट्स से यहाँ पे करंट जा रहा है I1 एंड लेट्स से यहाँ पे करंट जा रहा है I2, और इसका इंडक्टेंस है L2, इसका इंडक्टेंस है L1। अच्छा क्या मोड है हम लोगों का, सबको याद है कि सर इन दोनों को रिप्लेस करके कैन आई डील विद अ सिंगल इंडक्टर? सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इवेंचुअली। तो मैं क्या लिख रहा हूँ प्लीज देखो, ये बच्चे लोग क्या आज दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? बच्चे लोग सोच के हाँ बोलना सर ये तो शॉर्ट किया आपने। सो ये सही तो है, पैरेलल में ना, तभी तो पैरेलल में। सो गाइस कहने से E1 is equal to E2 is equal to E equal to potential difference across each inductor। डन? ओके, खत्म हो गया। कैन आई राइट डाउन E1 is minus L1 dI1 by dt? आज करंट डिफरेंट हो सकता है। एंड व्हाट इज E2? बाय डेफिनेशन माइनस L2 dI2 by dt। यहाँ तक सबको समझा गया? ठीक है गाइस, कैन आई राइट डाउन वन मोर इक्वेशन?
यहाँ से di1/dt का वैल्यू निकाल दो। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। So di1/dt is minus E1/L1 and what will be di2/dt रे? Minus E2/L2 which is minus E/L1. This is minus E/L2. क्यों? E1 E2 सेम है। यहाँ तक सुनाई दिया? Okay. Guys, can I say from the diagram I is equal to I1 plus I2? सोच के हाँ बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे सर। I is equal to I1 plus I2. So this implies, can I differentiate both sides with respect to time? So di/dt is di1/dt plus di2/dt. खत्म। अच्छा, di/dt को क्या करूंगा? सबको दिमाग है क्या? फिर से अगर इन दोनों को हटा के एक ही इंडक्टर रखा तो क्या E को मैं माइनस L इफेक्टिव इंटू di/dt लिखता ओ भाई लोग? तो यहाँ से di/dt का वैल्यू क्या मिलता सर? इसका वैल्यू मिलता माइनस E/L इफेक्टिव। सबको दिमाग है कि देखो डेल्टा E इसके अक्रॉस भी E ही रहेगा ना पोटेंशियल ड्रॉप। चलो हाँ, तो इसको मैं पुट करके देखो क्या मिल रहा है। माइनस E/L इफेक्टिव is minus E/L1 minus E/L2. So I get in 1/L effective is 1/L1 plus 1/L2. Again, this is by not taking mutual inductance into consideration. सबको डेरिवेशन समझ में आ रहा है क्या? आगे से ये सब याद रखने की भी जरूरत नहीं। अब डायरेक्टली कर कौन सा सीरीज में, तो रजिस्टर जैसे, पैरेलल भी रजिस्टर जैसे। डन। इसमें कल एक लाइन लिख रहा हूँ, इफ m is non-zero then replace L1 by L1 plus m and L2 also by L2 plus m. So what will be 1 by L effective? उसके साथ आपको m दिया होगा 1 by L1 plus m plus। ये कब लगाने का? ठीक है, ये लाइन तो याद रखना आसान है ना कि L1 L2 को बस प्लस m करते हैं। ये हो गया क्या? जल्दी लिखो रे। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, थर्सडे को इसका आंसर मैं बताऊंगा। सो आई विल बी वेरी ग्लैड अगर कोई क्वेश्चन कर पाए तो। हर हफ्ते तक क्वेश्चन देता हूं मैं ना, जिसमें लोग सोचें, तो सोचो। क्वेश्चन इस प्रकार है, ये एक स्क्वायर लूप है ना, कैन यू सी इट? और यहाँ पे इसे लंबा सा एक लाइन, करंट वरेंट नहीं, ऐसा दीवार जैसे सोचो, एक लंबा सा लाइन, जस्ट ए लाइन, इमेजिनरी। मैं इसका पहले डेटा देता हूँ। लेट्स से there is a current carrying loop। ये म्यूचुअल का क्वेश्चन नहीं है भाई, कुछ तो है क्वेश्चन जिसका साइड ए है, स्क्वायर लूप है, एंड there is an imaginary line at a distance b from the loop as shown। पता है मैं क्या पूछूंगा? you are supposed to find the magnetic flux, I repeat magnetic flux, मैं लिखा दूंगा क्वेश्चन, in the region lying to the right of the line, जो भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है। तो क्वेश्चन सब सुन लो, ये होमवर्क दे रहा हूँ, आराम से सोच के आना। जिस स्पेस में लिख रहा हूँ ना उसके थ्रू फ्लक्स चाहिए मेरे को, किसकी वजह से? ये लूप की वजह से। ऐसा इंटीग्रेशन करो, क्या करोगे सोच लेना। कंसीडर current carrying square loop of side A, there is an imaginary
vertical line at a distance b from the loop as shown. Find the magnetic flux in the region पूरा ना till infinity lying to the right of the vertical line due to the loop. प्रणय हाँ सर खाली इतना बताना बच्चा, इसका आंसर 0 होगा कि नॉन 0 होगा? नॉन जीरो होगा। कुछ ना कुछ तो जाएगा ना। अच्छा, हाँ। whoever is thinking सर ये वाला किसका, इस वाले का और इस वाले का फील्ड तो अपोजिट होंगे, ये इस वाले का बिल्कुल सही बोल रहा है, बट ये वाला डोमिनेट करेगा कि नहीं करेगा? ये वाला बंदा करेगा ना, क्योंकि पास में ये वाला दूर है। अच्छा, फ्लक्स जरूरी नहीं है छोटा होगा प्रणय, क्यों? ये टाइनी हो सकता है, बट डू अंडरस्टैंड फ्लक्स इज बी इनटू एरिया इनटू कॉस थीटा। अगर बी यूनिफॉर्म रहा तो सोचो एरिया तो बहुत बड़ा है। सब सुनाई दे इसीलिए तुम हो जा, और बिल्कुल सही बोला है। खाली बी पूछता तो बोलते सर ये तो आपस में मारामारी कर, अरे मारामारी करेंगे लेकिन बेटे एरिया भी तो बहुत बड़ा है। तो मैं फ्लक्स पूछ रहा हूँ, तो प्लीज डू नॉट disrespect this physical quantity. This might be a good काफी ठीक ठाक हो सकता है ये क्वांटिटी। तो ठीक है, तो ये सोच के आना। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा है, वो सिखा के मैं थोड़ा आदित्य वर्मा का डाउट्स में स्टार्ट कर लूंगा। किसका? आपका ये माइक। आर्या धारकर आज आया है कि नहीं आया रे? नहीं आया। यश शाह, यश शाह भी नहीं। ओके, हाँ सोहम पाठक, हाँ सर ट्रांसफॉर्मर देखा है? देखा है, मतलब पढ़ा है 10th में। अच्छा, सोहम पवार तूने देखा है क्या ट्रांसफॉर्मर? हाँ सर। कौन सा पार्ट? 2, 1, 3 कौन सा? अरे नहीं सर, ट्रांसफॉर्मर अपना डिवाइस। अच्छा, डिवाइस वाला बोल रहा है क्या? अच्छा, मैं भी वही बोल रहा था। अच्छा, इसका नाम ऐसा क्यों हो रहा है ट्रांसफॉर्मर? ये पिक्चर भी है ट्रांसफॉर्मर। हाँ, सो वो ट्रांसफॉर्मर मतलब एक करंट को ये करता है ना, बढ़ाता है या कम करता है। हाँ, करंट या करंट, वोल्टेज। सॉरी वोल्टेज वोल्टेज। हाँ, नहीं करंट भी, दोनों एक छेड़ों को दूसरा हो जाएगा। अच्छा, हाँ। सोनिश तुझे क्या पता है ट्रांसफॉर्मर के बारे में? सर स्टेप अप स्टेप डाउन होता है, मतलब देखा है हाईवे पे। कहाँ पे दिखाई रहे? सर एक बार रोड ट्रिप पे गया था, तभी वो बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर लेके जा ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, हाँ, पहले सुनो क्या ना, मैं ये कल और बताऊंगा तो तुमको और समझ में आएगा। ये कल मतलब जब हम लोग करेंगे, ये सारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। सब ध्यान से सुनना क्या होता है। जब हम लोग पावर डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे, मतलब हाउ द इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द रिजर्वॉयर टू योर हाउस और इंडस्ट्री। हाँ वाला वही है, चुप हो जाओ। तो इसका नाम ही ट्रांसफॉर्मर है। ये क्या करता है पता है? फॉर एग्जांपल वल्लभ, तेरा घर में जो सप्लाई आता है वो अल्टरनेटिंग रहता है, एसी रहता है ना। हाँ। अल्टरनेटिंग मतलब वो ऐसा साइन कॉस का, मैं पढ़ेंगे एक चैप्टर अल्टरनेटिंग। तो मेरा सवाल है, इसका कितना वोल्टेज रहता है? 240 है ना, 240, 230, 220 इस तरह 220। से, है ना, इस हाँ। तरह से रेंज में रहता है। ये मैं बोलता हूँ हाउस होल्ड के लिए। ये सब लिखना मत रहे, कहानी ऐसे सुन लो। आई एम जस्ट मेकिंग यू रियलाइज व्हाट इज द नीड ऑफ
और ट्रांसफार्मर। सोचो ये वाला वोल्टेज को अगर मैं रेलवे लाइन में दे दूं, जिसमें बड़े बड़े है ना, वो जैसा ऐसा वायर रहता है और ऐसा ऐसा है ना, ऐसा वो जाता है स्लाइड करके, करंट पास करता है, इसमें इंजन चालू भी नहीं होगा। पूछो क्यों? अबे एक एक टायर का खाली वजन होता बहुत कम है उसके है ना अंदर। 300-400 किलो एक एक टायर का, और इतने लोग उसमें ठुसे हैं, उसका बॉडी है उसका, तो ये 220 वोल्ट में ट्रेन बोलेगा गुदगुदी मत करो। तुम्हारा जो लोकल ट्रेन का लाइन होता है, ये जो तुम्हारा फेजेस रहते हैं, इसी के लिए तुमको सुना होगा ना, कुछ वो बोलते नहीं, बिल्डिंग का एक फेज है, एक फेज चला गया, दूसरा फेज है, नहीं है, तो ये सब अलग अलग फेज रहते हैं। ये सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो ये सब रियल लाइफ में कैसे करोगे? तो रेलवे वाला जो है वो 20,000 वोल्ट 25,000 वोल्ट इस रेंज में देना होता है। या कोई मान लो कोई इंडस्ट्री है ना, कुछ मशीनरी बनाता है, ये करता है, वो सब 220-400 वोल्ट में कहाँ से होगा बे? वो बोलता है सर हम लोग मशीन घूमेगा ही नहीं 220 वोल्ट में। तो लेकिन अगर घर में इतना सप्लाई दे दिया और गलती से किस दिन किसको करंट लग गया है ना, तो उसमें 50% लोग शॉक से ही मर जाएंगे, और जो आधा बचे वो भी शॉक से मर जाएंगे। क्योंकि सबको समझ में आ रहा है क्या? तो देयर इज ए हाई, मतलब देयर इज ए नीड कि हम लोग वोल्टेज को रेगुलेट कर सके, कि मेरे को कितना वोल्टेज चाहिए, कितना नहीं चाहिए, वो सब करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये ट्रांसफार्मर क्या करता है बच्चों, ध्यान से सुनना। It is a device which can convert, या which can produce, ऐसा लिखें जो आउटपुट है, which can produce high voltage low current or low voltage and high current depending on the need or requirement. ठीक है, कल एक लड़का बोल रहा था सर ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं ना। एसी को डीसी में करने के लिए एक सर्किट है, उसका नाम है रेक्टिफायर, है ना, ये अलग है, हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफायर क्या है, वोल्टेज रेगुलेटर क्या है, ये सब कब पढ़ेंगे? जब हम लोग सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे। तुम्हारा बोर्ड्स में होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिसका बोर्ड्स में नहीं है या जो सीएसबी की होगा उसको शायद होगा। ये सीएस में है क्या सोहम पवार? नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। अबे होगा, तो ये साल आएगा, फिर ये साल आएगा। ये तुम्हारा 12th बोर्ड्स में भी है, समझा, और जेई मेंस में, एडवांस में नहीं। तुम म्यूट हो जा, चिड़िया का आवाज आ रहा है। अच्छा सुनाई दे सब लोग, क्या बोलते हैं? डिवाइस which can produces, क्यों लिख दिया, which can produce high voltage low current और low voltage high current। पता है ट्रांसफार्मर का मैं पहले आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूँ। So let's discuss working principle of a transformer। सब ध्यान से देख कैसा रहता है। बस चलो, ये जो सिंबल है ना, ये तुम्हारा सिंबल क्या है? अल्टरनेटिंग, मतलब टाइम वेरिंग पढ़ेंगे हम लोग। अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट का एक सिंबल है, और ऐसा लोग दिखाते हैं, ये दो कॉइल्स रहेंगे। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सब ध्यान से देखना ना, कुछ कुछ टर्म आपको नया लगेगा तो कोई बात नहीं। लेट मी डिफाइन द टर्म्स, है ना, मैं समझा दूंगा क्या है ये लाइन का मतलब बताता हूँ क्या है। VIN मतलब इनपुट वोल्टेज, ये साइन वेव का मतलब समझा, दिस इज द सिंबल ऑफ एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट सोर्स, ठीक है। एंड VO मतलब आउटपुट वोल्टेज। ये बच्चों RL पता है क्या लिखा? ये आगे से तुम लोग जब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम करोगे,
So whenever there is a term called load resistance, it is kind of understood जिधर भी RL लिखा है मतलब उस रजिस्टर के अक्रॉस आपको आउटपुट लेना है, किसके अक्रॉस, जो भी इससे कोड है ना, लोग कोड जैसे यूज करते हैं। अच्छा चलो, इसका नाम है प्राइमरी कॉइल, जो पहला वाला बंदा है, और जो सेकंड वाला बंदा उसको क्या नाम है, सेकेंडरी कॉइल। पहले फिजिक्स सुन लो इसका, है ना, तब समझ में आ जाएगा। रियल लाइफ में कैसा होता है डायग्राम, वो भी बताता हूँ, मतलब जो डिवाइस है वो कैसा देखो वो भी बताता हूँ, सब ध्यान से सुनना। yes, so it operates it operates on the principle of mutual induction. ठीक है, सब ध्यान से देखो। द मोमेंट ये वोल्टेज अगर टाइम वेरिंग हो गया, अगर हुआ, तो क्या ये जो प्राइमरी सर्किट में करंट जा रहा है प्राइमरी कॉइल में, इसको मैं अगर आई ले लिया, क्या I1 भी टाइम वेरिंग हो जाएगा? सब सोच के हाँ बोलो। इसको IP भी लिखते हैं, IP मतलब प्राइमरी का वोल्टेज, और इसको EP भी लिखते हैं, P फॉर प्राइमरी, V0 को ES भी लिखते हैं, ES फॉर सेकेंडरी। सब वो छोड़ो ना, मैं बता, मैं ये बोल रहा हूँ, पहले फिजिक्स सुन लो। द मोमेंट द करंट इज टाइम वेरिंग, क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड भी टाइम वेरिंग हो जाएगा? यस सर। तो क्या इसके अंदर जो फ्लक्स घुसेगा, इसके लिए उसको तमीज से रखेंगे ताकि फ्लक्स मैक्सिमम घुसे। आई टेल यू कैसे करते हैं। तो इसके अंदर जो फ्लक्स घुसेगा, क्या वो भी टाइम वेरिंग हो जाएगा? यस। तो आपने यहाँ पे एक EMF इंड्यूस होगा कि नहीं होगा? खत्म खत्म। EMF इंड्यूस होगा तो करंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, इसका करंट का डायरेक्शन आगे पीछे जो भी हो सकता है, मैं ऐसे कुछ दिखा दिया रिप्रेजेंटेशन के लिए आगे। ये IS का मतलब ऐसे में लिख दे रहा हूँ, IS मतलब करंट इन सेकेंडरी, एंड व्हाट इज IP, करंट इन प्राइमरी कॉइल। अच्छा, एक चीज सबको समझा क्या? ए ट्रांसफार्मर विल नॉट वर्क फॉर ए डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज। क्यों? द मोमेंट दिस इज कांस्टेंट, खाली इसी में गोल गोल करंट फ्लो करके इधर कुछ होगा क्या बच्चे लोग? नहीं होगा ना। यहाँ पे पता है कितना ब्यूटीफुल, देखो हम लोग फर्स्ट का वोल्टेज चेंज कराएंगे और फ्री का उधर करंट आएगा, किसमें? सेकेंडरी में। वो टच नहीं कर रहा, उसको टच नहीं कर रहा, अपने आप करंट आएगा। क्यों? अरे म्यूचुअल वन में करंट चेंज होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो क्या टू के अंदर घुसेगा, तो टू के अंदर फ्लक्स चेंज होगा, तो क्या टू में EMF प्रोड्यूस होगा? यस। क्या टू में फिर एक करंट आएगा? यस। क्या मैं आउटपुट में ले सकता हूँ? मैं उसी को आउटपुट ले रहा हूँ। और देखो अब मैं कितना ब्यूटीफुली मैं वाइंडिंग को एडजस्ट करके, इसका प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का जो वाइंडिंग है वो तो हम लोग करेंगे ना रियल लाइफ में, उसको एडजस्ट करके मैं वोल्टेज का वैल्यू बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ, या करंट का वैल्यू बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ। रियल लाइफ में अगर आप कोई ट्रांसफॉर्मर देखो, तुमने तो लैब में काम नहीं किया, भगवान करे ना करो अगले साल, तो जो ट्रांसफॉर्मर, टिपिकल जो ट्रांसफॉर्मर, ये तो दिखाने के लिए ऐसा है, जो टिपिकल ट्रांसफॉर्मर रहता है, अरे एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको मार्केट में मिल जाएगा। पता है मार्केट में आपको ऐसा मिल जाएगा, 9 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर, 15 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर, ऐसे मिल जाता है। ठीक है, तो कैसा करते हैं कि खूब सारे ऐसा आयन के शीट्स रहेंगे। शीट समझ में आता है बच्चे लोग, है ना? ऐसा बहुत सारे, एक पीछे और एक और, है ना, ऐसा खूब सारे रहेंगे। वो एक दूसरे को टच तो करेंगे बट इंसुलेटेड रहते हैं। इंसुलेटेड कैसे? तुम देखोगे ये पूरा ग्लू चिपका, मतलब उसको कोटिंग रहता है। कौन सा? ये आयन शीट का बीच में कैविटी रहता है, सुनाई दिया? एक आयन का शीट ले लो, उसको उसने इंसुलेट कर दिया, उसको चिपका के और एक आयन का शीट ले लिया, उसको कोटिंग लगा दिया। ऐसा बहुत सारे शीट्स रखेंगे और इसी में वाइंडिंग होता है। ये तुम्हारा प्राइमरी है, अच्छा ये फिर से मैं एक चीज बताना भूल गया, ये ट्रांसफॉर्मर जो है ये खाली JEE मेंस में, एडवांस में नहीं। ठीक है, बट एडवांस में लेकिन पैराग्राफ डाल के पूछ लिया तो नहीं समझे, जैसे मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा आगे से एडवांस में आई वोंट बी सरप्राइज, वो एडवांस में आ गया कैसे, कोई पैराग्राफ बना देगा कि द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ, ऐसे लिख देगा, द transformer works on the principle of mutual induction we change the current in coil 1 because of that blah blah blah, then answer the following questions। क्या कर लोगे उसका? कुछ भी नहीं, as usual है।
उसके लिए जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है। ना, इधर तुम आउटपुट ले, ये तरह सेकेंडरी कॉइल। सो वो समझा क्या? ट्रांसफार्मर में अगर तुम करंट जो पहला, अच्छा सेकंड लूप में कुछ भी बैटरी नहीं है, प्लीज देखो कुछ बैटरी है नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली करंट आएगा तो उसका फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। डू यू नो E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी? हाँ बोलो। यस सर। तो एक ही रूल याद रखना, बाकी कंफ्यूज मत। मैं कैसे याद रखता हूँ, ये डी फाइव बाई डी टी का वैल्यू सेम होगा, जितना प्राइमरी में चेंज होगा उतना सेकेंडरी में चेंज होगा। क्यों? बिकॉज आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, सम राइटिंग EP इज माइनस NP इंटू डी फाइव बाई डी टी। यहाँ तक, यहाँ से ड्रामा चालू हुआ कि नहीं हुआ? अबे जो फ्लक्स चेंज होगा इसके थ्रू, तो ये हो गया पहला इक्वेशन। व्हाट इज NP? टोटल नंबर, तुमको एग्जाम के लिए क्या करना बता दो सब छोड़ के, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ओके, पता है मैं क्या लिख रहा हूँ? पढ़ो, फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तुम्हारा आइडियल ही खाली चाहिए। जब इंजीनियरिंग करोगे ऑब्वियसली यू विल टॉक अबाउट द रियल वन। फ्रॉम एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर वी अज्यूम d phi by dt is same for both the coils. मतलब क्या समझ रहे? ये बोल रहा है जितना फ्लक्स फर्स्ट के थ्रू चेंज होगा उतना फ्लक्स सेकेंड के थ्रू चेंज होगा। कोई बच्चा बोलेगा सिर्फ फर्स्ट का जो भी फील्ड लाइंस है ना, सेकेंड के थ्रू पूरा तो पास नहीं करेगा, थोड़ा बहुत इधर चला जाएगा। बिल्कुल, फिर तो कम होना चाहिए, बिल्कुल कम होना चाहिए। बट टू कंपेंसेट फॉर दैट लोग ये सॉफ्ट आयन का शीट्स यूज करते हैं। तो चलो फायदा क्या होगा रे? यू नो सॉफ्ट आयन का हमारा जो अगला चैप्टर है उसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैं वो भी निपटा दूंगा। तो ये सॉफ्ट आयन का द एडवांटेज ऑफ सॉफ्ट आयन इज उसका जो म्यू है, जो परमिएबिलिटी है, इंक्रीज हो जाता है। तो लोग क्या बोलते हैं, हाँ सर हो सकता है 20 फील्ड लाइंस लेफ्ट में चले गए, लेकिन ये जो सॉफ्ट आयन है उसका म्यू भी बढ़ा दिया, तो कुल मिला के ना थोड़ा कम हुआ थोड़ा बढ़ गया, और ये चीज चेंज नहीं होता। सुनाई दे? ऐसा हम लोग बोल देते हैं, जो प्रैक्टिकली क्या होगा देखेंगे जब इंजीनियरिंग करोगे। तुम्हारे लिए एक ही चीज है, डी फाइव बाई डी टी का फॉर्मूला क्या E बाई N होता है? सब सोच क्या बोलो, डी फाइव बाई डी टी को क्या मैं माइनस EP बाई NP लिख सकता हूँ? यस सर। एंड फॉर द सेकेंडरी कॉइल सेम इक्वेशन, क्या लिखोगे? E का वैल्यू माइनस N डी फाइव बाई डी टी, E को लिखो ES, इसको लिखो ऐसा। मैं डी फाइव बाई डी टी सेम लिया, ओ भाई लोग डी फाइव बाई डी टी सेम लिया। बस सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछेंगे। जैसे तुम जेई मेंस के क्वेश्चन करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड मैं सच बोलूंगा झूठ बोलूं, जबरदस्ती E बाई N का रेशियो को इक्वेट कर दो। देखो तो क्या बचेगा, सो दिस इंप्लाई EP बाई NP is equal to ES by NS. You want to equate with a minus sign? Please do that. तो यहाँ पे आपको ES का वैल्यू मिल जाएगा। कितना मिला देखो, NS by NP into EP। बस इससे काम हो जाएगा। बिल्कुल। क्या मेरा ES ही तो आउटपुट वोल्टेज है? सोच के हाँ बोलना। यस सर। क्या EP मेरा इनपुट वोल्टेज है? यस सर। तो क्या समझा रे भाई लोग? इधर देखो, अभी तुमको खेलने के लिए मौका मिल गया। कैसे? ये NS NP क्या है रे? NS is number of turns of, इधर लिख देता हूँ, what is NS? Total number of turns in secondary coil। पता है इससे मैं क्या कर पा रहा हूँ बच्चे लोग? मैं वोल्टेज को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। कंट्रोल, जिसको लगता है एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन हो रहा है, बिल्कुल नहीं होगा, करंट कम हो जाएगा। अभी बताओ, पहले वोल्टेज का ये कर लो, डाइजेस्ट कर लो। सब देखो रे, अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी इज मोर देन दैट ऑफ प्राइमरी, हो सकता है अरे सेकेंडरी में मैं 300 टर्न रखा, प्राइमरी में 100 टर्न्स रखा, so do you understand the voltage will also increase by 3 times? इसी को लोग स्टेप अप बोलते हैं। मैं बाद में फिर से को लिखा दूं इसको स्टेप अप, जो शॉनिस बोल रहा था
स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ेगा ना, इतना याद रखना, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में स्टेप अप हो गया। इफ NS इज लेस देन NP, ये भी मैं कर सकता हूं, तो क्या V0 विल बी लेस देन VN? यस, तो वोल्टेज कम हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, जो सोच रहा है कि एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट सवाल पूछेगा, क्या नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी इतना दिया है, प्राइमरी इतना दिया है, अगर तेरा इनपुट वोल्टेज 200 वोल्ट है, आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा जेईई मेंस में, इससे आसान। मैं पता कैसे याद रखता हूँ आपको, मैं सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ मैं कैसे याद रखता हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक वन रूल। कौन सा? जस्ट रिमेंबर d5/dt सेम होता है फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। कोई भी फ्लक्स जब जितना फर्स्ट के थ्रू चेंज होगा, पूरा सेकंड में चेंज होगा। खाली जिनको प्रैक्टिकली सोचते हो थोड़ा बहुत तो लीक हो जाएगा, उधर जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, उसको कंपेंसेट करने के लिए हमने जो मीडियम का म्यू है उसको बढ़ा दिया कि सर म्यू बढ़ गया तो हो सकता है ना प्लस माइनस कैंसिल, ऐसा सोचते हैं तुम, आगे कुछ सोचने की जरूरत नहीं। सो मैंने क्या लिखा, सब समझा क्या? आई रोट d5/dt इज इक्वल टू d5/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ EP/NP। d5/dt, तो आगे से एक ही इक्वेशन याद रखना तुम्हारा, कौन सा? ये फैराडे लॉ है, d5/dt सेम होता है, बस बाकी सब भूल जाओ। तो क्या लिखोगे? E1/N1 इज इक्वल टू E2/A2, क्या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके खेल सकते हो। अच्छा, करंट कैसे कम हो जाएगा देखो, assuming no power loss, I repeat, assuming no power loss for an ideal transformer, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट नहीं हो रहा है, ये वोल्टेज बढ़ गया, करंट कम हो जाएगा। सो P इक्वल टू V इंटू आई विल बी कॉन्स्टेंट। सो गाइस कैन आई से EP इंटू IP इज इक्वल टू ES इंटू IS? ये फालतूगिरी करना आएगा क्या? सो व्हाट विल बी IS, आउटपुट करंट कितना होगा? इट विल बी EP/ES इंटू IP। अच्छा, EP/ES का जो रेशियो है प्लीज देखो उल्टा हो जाएगा, हाँ कि ना? EP/ES हो जाएगा NP/NS, दिख रहा है? इसमें भी फिर से वही देखा है, अगर तुमने सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया तो वोल्टेज तो बढ़ा था, करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। अगर सेकेंडरी का टर्न छोटे हो गए तो वोल्टेज घट जाता था, करंट बढ़ जाएगा। मेरे हिसाब से जिसको एग्जाम में कैसे याद रखोगे, मैं पता क्या, मैं अपना स्टोरी शेयर करूं। आई यूज्ड टू रिमेंबर d5/dt इज कांस्टेंट। सो क्या से मैं लिख सकता हूँ E1/N1 इज E2/N2, हाँ कि ना? तुझे यहाँ पे E का रिलेशन मिल गया, और दूसरे याद रखना पावर कांस्टेंट होता है, मतलब E2I2 इज इक्वल टू E1I1। बाकी क्या रेशियो खुद से खेलते रहना है ना, स्टेप अप स्टेप डाउन खुद से निकलता रहेगा। सबको क्लियर हो गया कि दो रिलेशन याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे इस पे डायरेक्ट। पता है काफी लोग ये सब तैयारी नहीं करते हैं तो जेईई मेंस में रैंक खराब हो जाता है, बिकॉज ये सब क्वेश्चन एनी डे मच सिंपलर कंपेयर टू क्वेश्चन ऑफ SHM और फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। को दिमाग ही नहीं है, खाली याद रखना आपको। काफी लोग छोड़ ही देते हैं, और जेईई मेंस में तुम्हारे शिफ्ट में आ गया तो 20 में से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, 20 का 20 करना है, ठीक है? तो आगे से स्टेप अप ट्रांसफार्मर का फिर से लिख दे रहा हूँ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? हाई वोल्टेज एंड लो करंट। वही हुआ ना, देखो ना, NS बड़ा होगा तो करंट छोटा हो जाएगा, और एंड इसके लिए फिर कंफ्यूजन होता है लोगों को, स्टेप अप में कौन सा हाई था। तुम खाली वोल्टेज का याद रखो, बाकी भूल जाओ, करंट अपने आप उल्टा हो जाएगा। याद रखोगे वोल्टेज का, वोल्टेज बढ़ेगा तो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ये नाम में भी मैं थोड़ी दिया है कुछ, तो कोई तो एक नाम देता ना। इसका जो आउटपुट होगा ये होगा लो वोल्टेज एंड हाई। डन, ठीक है? तो आज थोड़े क्वेश्चन दूंगा इसके ऊपर, आप करके लाना। और ये आर्यन जो बचेगा तुम क्लास का नोट्स कॉपी कर लेना है, अभी मेरे को डाउट्स लेने दे, समझा क्या? हाँ, जो छोटा मोटा बचेगा कॉपी कर लेना।
लिखता रहे जब तक मैं दूसरा शेयर नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो बच्चे लोग फटाफट HC वर्मा का आर्यन स्क्रीन दिख रहा है क्या HC का? हाँ अभी दिख रहा है। थोड़ा बड़ा कर दो। सो बच्चे लोग फर्स्ट पेज का डाउट पूछो। 1 to कितने क्वेश्चन है? 1 to 13 फटाफट जो डाउट है चैट में लिखो। 1 to 13 डाउट्स रेडी रखो। कल भी थोड़ा HC वर्मा का डाउट्स लूंगा, अभी चालू हो जाएगा डाउट्स। थोड़ा 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 डाउट्स हम लेते रहेंगे। ये बच्चे लोग मैं क्या सोच रहा हूँ, पहले हम लोग अल्टरनेटिंग करंट खत्म कर लेते हैं, है ना, कल से मतलब चालू कर लेते हैं, EMI एंड AC खत्म कर लेते हैं, और नेक्स्ट वीक में मैं आपको एक लेक्चर है, कौन सा, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये तुम्हारा टेस्ट में आ रहा है, तो है ना, मैं मंडे को करा दूंगा, उसमें 2-4 क्वेश्चन दे दूंगा, ट्राई कर लेना, ठीक है। तो AC तुम्हारा टेस्ट में नहीं आ रहा है इस बार, ओके। अनुष्का, अनुष्का, हाँ सर। हाँ, तुमको EMI में क्या दिक्कत हो रही है, इतना क्यों परेशान है? कोई भी नया चीज करते हैं टाइम लगता है थोड़ा, है ना, और हाँ सर। सबका वही है, EMI में ना थोड़ा फ्लक्स वगैरह कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, एक बार वो आइडिया हो जाएगा फिर फटाफट हो जाएगा। हाँ मतलब LCR सर्किट भी छोड़ दो, हाँ LCR सर्किट वो AC में आएगा, जो नहीं सीखा मतलब छोड़ दो, ठीक है ना। अनुष्का तेरे को 12th में डाउट है, 13 में बहुत लोगों का, तेरे को 12th पहले बता देता हूँ। A long solenoid of radius 2 centimeter has 100 turns per centimeter and carries a coil of radius. ये समझी क्या मैं अनुष्का, क्या होगा कि पहले फ्लक्स का वैल्यू मान लो BA cos 0 था, अभी ऊपर वाला कॉइल का करंट चेंज, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो क्या अभी फ्लक्स का वैल्यू BA cos 180 हो जाएगा? हाँ। ये समझी कि नहीं समझी? मतलब तेरा बेसिकली जो डेल्टा फाई है, ये तेरा प्लस BA था, ये माइनस BA हो जाएगा, तो व्हाट विल बी चेंज इन फ्लक्स? ओ तो 2BA हो जाएगा। बस खत्म। तो फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द गैल्वेनोमीटर। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, अनुष्का समझे ना, जैसे ये है करंट ऐसा था, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था और उसके हाँ। अंदर लूप रखा था, उसका एरिया वेक्टर भी ऐसा ले ली, तो क्या समझे सर, पहले B और A सेम डायरेक्शन में थे, अब ये करंट को पलटा दिया, तो करंट को पलटा देगी तो तेरा अंदर वाला लूप का एरिया तो अभी भी ऐसा रहेगा, लेकिन अभी B उल्टा हो जाएगा। हाँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इतना समझिए क्या? हाँ, हाँ। तो कितना होगा करंट का वैल्यू? तो पहले डेल्टा फाई भी डेल्टा टी कर दें, EMF निकल जाएगा, डेल फाई भी डेल टी, सो इट इज 2BA बाई डेल्टा टी। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। हाँ बोल। तो इसका रेजिस्टेंस दिया है क्या कॉइल का? हाँ, कितना? 20 ओम्स। अच्छा, EMF किस में इंड्यूस है समझे? अंदर वाला कॉइल, उसके ही तो पूछ रहा है। बाहर वाला कॉइल में जो करंट जा रहा है 5 एम्पियर, उसके लिए बैटरी लगा है, अंदर ये म्यूचुअल जैसा हो गया, तो बताओ वो अंदर हाँ। वाले में करंट कितना होगा? सिंपली E/R। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। तुझे डेल्टा टी नहीं दिया, चार्ज भी तो पूछा है, अबे करंट को हाँ तो वो डेल्टा T टी, कैंसिल हो जाएगा। बस। तो तेरा डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2BA/R। यहाँ तक समझी क्या? हाँ। अच्छा, B के बदले में क्या लिखेगी? म्यू नॉट IN, है ना, हाँ। इंटू A/R। इसी में ये R रेजिस्टेंस है 20 ओम। ये A में एक चीज बता, दो का रेडियस दिया है, एक सोलिनॉइड का दिया और कॉइल का। इस A में सोलिनॉइड का रेडियस की कॉइल का रेडियस छोटा वाला? कॉइल उसका का। किसके थ्रू, हाँ किसके थ्रू फ्लक्स जा रहा था? कॉइल का ना, तो ये 2 सेंटीमीटर का कुछ भी काम नहीं है। और ये नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर दिया है, वो लड़की करेगी ना तमीज से? हाँ सर। हाँ, तब पर सेंटीमीटर इतना है तो पर मीटर इंटू 100 कर देना, सो इट इज 2 इंटू म्यू नॉट I हो गया 5 इंटू 100 इंटू 10 का पावर 2 बाई 20 इंटू पाई इंटू 1 स्क्वायर, रेडियस दिया 1, सो 10⁻⁻2 का स्क्वायर। अनुष्का समझी कि नहीं समझी? बस, हाँ सर। है ना। तो म्यू नॉट को हाँ। कुछ 4 पाई इंटू 10 का माइनस में पाई स्क्वायर को 10 लिख दे, अभी करेंगे ना, कर दे, बहुत सुंदर हाँ आंसर सर। आएगा।
फटाफट कॉपी करें। हो गया सर। शुभम, यस सर। ये 13 तो बच्चा वो BLB करके क्यों नहीं कर दिया? डायरेक्टली हो जाता ना। तो कोई बात नहीं, बताता हूँ। 13 ठीक ठाक है। मैं जो क्लास में बोला था, इधर देख, इसको सर देखो रे, ये ऐसा है, इसका कंटिन्यूअसली शेप चेंज हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन दिया था याद है, खाली पूछने के लिए, फ्लक्स चेंज का। चेंज होगा क्या? हाँ, है ना फर्स्ट। और क्या लिखा पड़ता है? शोज ए मेटेलिक स्क्वायर फ्रेम, एज ए, इसका लेंथ ए दिया है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड, लेट्स से इट इज चेंजिंग इनटू द प्लेन, कुछ तो ले लो एक। Two boys pull the opposite corners of the square to deform into a rhombus, and they start pulling the corners at equal 0. They displace the corners in. तो इसका स्पीड बच्चा यू दिया है। हाँ। Find the induced EMF in the frame at the instant when the angle at this corners reduced to 60 degree. मतलब ये एंगल 60 है, तो एक एंगल कितना हो जाएगा बच्चा? 30 डिग्री। 30। तो तुमको मैं क्या बोला था BLB में, देखो फिर सब वो पूरा करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो कोई बोलेगा सर कौन सा, सर ये रॉड ऐसा है, इसका वेलोसिटी ऐसा है, अब मैं V क्रॉस उसको करने की जरूरत नहीं। सीधा सीधा क्या ना ही रिप्लेस दिस बाय ए परपेंडिकुलर। बच्चा मैं ये बोला ये ऐसा है, डिस्टेंस तो काय को नहीं किया रे, ये थीटा है, ये तरह U है, U तरह ऑलरेडी x एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस में, तो लेंथ होगा y एक्सिस में। तो ये वाला लेंथ ले लो। हाँ सर। इसका लेंथ तो a दिया है, हाँ। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा रे? a sin 30 हाँ। a sin थीटा बाद में, है ना, 30 बाद में डाल देना। अच्छा, सबका सेम स्टोरी आएगा क्या शुभम? देख ले, सबका सेम स्टोरी आएगा। देख कि नीचे वाले का भी सेम है। देख नीचे वाला ऐसा था, उसका भी तो रिप्लेस करेगा, ऐसा होगा क्या? राइट साइड वाला भी रिप्लेस करेगा, लेफ्ट साइड वाला रिप्लेस करेगा। समझा कि नहीं समझा? तो मतलब into 4 होगा, मतलब एक साइड का into 4। अच्छा, उसके लिए केवल डायरेक्शन चेक कर लेना। जिसको डाउट है कि सर 0 होगा कि 4 होगा, तुम डायरेक्शन चेक कर लो। मेरे हिसाब से अभी तो V क्रॉस भी करना, एक डंडा लेके V क्रॉस भी कर। ये जो लेफ्ट वाला था इसको हटा के ऐसा ले, इसका U ऐसा है, हाँ कि ना? नीचे आ रहा है फोर्स मैग्नेटिक। अभी देखो U क्रॉस B करेगा तो ये वाला टर्मिनल हो रहा है पॉजिटिव, वाला नेगेटिव। अभी जो राइट वाला ऐसा वाला था, तुम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि इसको हटा के ये करते हैं, वो भी चलेगा। जैसे याद हम लोग सेमी सर्कल का करते थे, सेम लॉजिक से। समझा कि सर ना, तो राइट वाले का करके एक बार देख के आ रहा बच्चा। ये राइट वाले वाला का ऊपर पॉजिटिव आ रहा है। हाँ। है ना? तो अभी कैसा बैटरी बनाएगा कि सर एक ऐसा, हाँ तमीज से लग गए। आराम से सोच लो। फिर जो लूप लगाएगा ये होगा +C +C 2E। समझा कि नहीं समझा? हाँ समझा। हाँ, तो अब अगर आप एक डंडे का कर रहे हो, एक डंडे का, तो एक डंडे का कितना हो जाएगा? E1 का वैल्यू इसका ये हो जाएगा B इंटू A साइन थीटा इंटू U इंटू 4। या कोई बोलेगा सर इसका लेंथ है 2A साइन, एक ही बात है ना शुभम? हाँ समझा। आंसर में आ जाएगा साइन 30। देखो कितना आंसर दिया इसका, इसका कितना दिया देखना, साइन 30 समझा क्या आंसर? ये बोला है 2 के बीच में 60, तो ऊपर वाला हो जाएगा। हाँ सर यही दिया है ना? तो अभी देखो आ जाएगा, सो इट इज 4BAU साइन 30। तो आंसर देखो 2BAU दिया है, हाँ। है ना? अच्छा, शुभम सेकंड हो गया ना? सेकंड पार्ट क्या लिखा पढ़ो? वो रेजिस्टेंस डिवाइड करना है बस। तो E/R सेकंड पार्ट डन। थर्ड पार्ट क्या लिखे? फाइंड द टोटल चार्ज व्हिच फ्लोज थ्रू द साइड ऑफ द फ्रेम बाय द टाइम द स्क्वायर इज डिफॉर्म इनटू अ स्ट्रेट लाइन। मतलब अच्छा, ये स्क्वायर जब पूरा पिचक गया शुभम, पूरा पिचक गया, तो क्या इसका एरिया ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा रे बच्चा? ऑलमोस्ट 0। हाँ। तो आगे कुछ का जरूरत नहीं। और स्टार्टिंग में कितना था?
स्टार्टिंग में ए स्क्वायर एरिया एरिया स्क्वायर था, बस खत्म हो गया ना। थर्ड पार्ट में कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, जैसे हम अनुष्का से कर रहा था सेम काम करेंगे। जैसे मेरा 5 इनिशियल था बी ए स्क्वायर, हाँ बोल। हाँ 5 फाइनल हो गया अंडा, 0 तो कितना डेल्टा 5 हो गया, इतना ही। हाँ तो ईएमएफ का वैल्यू हो जाएगा बी ए स्क्वायर बाई डेल्टा टी। ये डेल्टा टी को मत छेड़ो। तो हाँ। करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई बाई आर विच इज बी ए स्क्वायर बाई आर डेल्टा टी। क्या इसको मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ ऐसा लिख सकता हूँ? हाँ तो तेरा डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना मिल गया, बी ए ए स्क्वायर बाई आर। देखा आंसर क्या दिया, हाँ यही दिया है। समझे क्या? वो करंट के लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं। जो अनुष्का पूछी थी वो उसी का ही ये होगा। सार्थक कुछ क्या डाउट है? सर वो हम इंड्यूस्ड ईएमएफ में VLVCM लिखते हैं ना, यहाँ पे यू जो है वो तो बॉटम पे लग रहा है। VCM तो मैंने किया ही नहीं ना। मैं तो डायरेक्टली बोला कि तो बहुत सारे स्टाइल्स हैं। मैं आपको एक ही लाइन बोल रहा हूँ कि ये जो टेढ़ा वाला डंडा है ये ऐसा यू से जा रहा है। मैं उसको क्लोज कर दिया, मैं इसको क्लोज कर दिया। सार्थक याद रखा करो, तुम पका रहे हो अभी। तो मैंने बोला था कि नेट हो जाएगा क्योंकि इसको है ना, तो इसको नेट हो जाएगा 0 अगर ये पूरा क्लोज होता तो, हाँ कि ना? हाँ सर। तो फिर मैं बोलूंगा इसका जितना होगा इसका उसका ऑपोजिट होगा। तो करके मैं ये डंडे का निकाल दूंगा। ये तो ठीक है ना, स्ट्रेट जा रहा है। हाँ ये हो गया। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट पेज में डाउट पूछ रहे, एक कोई बता देता हूँ। ये शोभा डिलीट करूं? हाँ सर डिलीट कर दो। अगला पेज में आ जाओ। 14th to 23rd, 24th का बताऊंगा डाउट अगले बार। वो आधा इस पेज में है भी नहीं। 14th to 23rd ट्वेंटी में डाउट है, शुभम महाजन को 22 में, आर्यन को 20, सागर को 20, अनुष्का को 19 का डी, चिन्मय को 20। ये अनुष्का क्या इसमें क्या क्या पका रही है यार, क्या दिया इसमें 19 में? मैग्नेटिक में पढ़ने दो। Magnetic field cylindrical resin increases constant rate of something each side of the square loop ABCD and length 1 and resistance 4 ohm. Find the current in the wire AD if the switch S1 is closed, S2 open, S1. तेरा कौन सा डाउट है अनुष्का? सर डी। D. Both S1 S2 are closed. ये ना टाइम वेरिंग है, तो टाइम वेरिंग में लूप वाइज करना, समझा अनुष्का? मतलब BLV मत करना, पूरा लूप वाइज। किसमें पूछा है, कौन सा ब्रांच में पूछा है रे? वायर एडी में। हाँ तो क्या दिक्कत हुआ बताना मुझे। तेरा इस लूप की वजह से अनुष्का, हाँ सर। हाँ ये जो लूप है तेरा ये वाला, इस लूप की वजह से करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? अरे एंटी फील्ड बढ़ रहा क्लॉकवाइज। है ना, एंटी, जल्दी बोलना, फील्ड बढ़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये मान लो I1 ऐसा है, इसकी वजह से ऊपर चढ़ना चाहिए करंट, हाँ कि ना? ठीक है हाँ ओके। और जो दूसरा वाला बंदा है उसका भी एंटी क्लॉकवाइज। हाँ इसकी वजह से नीचे उतरना चाहिए हाँ। ऐसा। इसका आंसर क्या दिया देखना एडी में।
0 दिया। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। कुछ करने की जरूरत नहीं ना, बिकॉज हाँ इस लूप हाँ में जाएगा ही नहीं। और ऐसा भी सोच, तुमको अगर ये स्विच क्लोज करोगे तुमको एक ही लूप दिखेगा ना। ऐसा कौन सा? ये वाला E C B F, ये वाला। इसमें आ रहा है ना करंट, इसमें आ रहा है, हाँ मस्त आई। ठीक है ना। तो इसका करंट का क्या करेगी, पूरा एरिया ले ले और पूरा रेजिस्टेंस ले ले। हाँ समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। ठीक है। ये बच्चे इतना ही करते हैं, सॉरी 20 टाइम लगेगा, अगले बार करेंगे। नहीं करते हैं अगले बार, मतलब कल ना, हम लोग कल मिलेंगे, कल करेंगे।